मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके इस चैप्टर नंबर फर्स्ट लोकतंत्र को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सबसे पहला जो लोकतांत्रिक अधिकार जो प्राप्त हुआ वो अमेरिका में हुआ 1789 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस की क्रांति के बाद 1791 में। तो ये संवैधानिक जो ढांचा है वो मूलतः अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है, क्योंकि अमेरिका में संविधान का जो मूल रूप जो स्वरूप था वो क्या था? लोगों की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इस पर टिका हुआ था। आज भी टिका हुआ है। उनके संविधान को हमने आगे अपने संविधान के साथ जोड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन से महज कुछ ही करोड़ कम है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की यात्रा के बारे में कि कैसे कैसे लोकतंत्र में क्या क्या बदलाव आए और कैसे समाज के अंदर आपसी भाईचारा बढ़ता गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैसे लोग लोकतंत्र के फल का स्वाद चखते गए वैसे वैसे 20वीं शताब्दी में संपूर्ण संसार में विकास होते गए। महिलाओं के वोट मांगने के अधिकार के साथ महिला मताधिकार आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 1983 ईस्वी में न्यूजीलैंड सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बना। 1919 ईस्वी में स्थापित राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान थी जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा विश्व में शांति बनाए रखना था। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, जिसमें 51 सदस्य थे। आज इसमें 193 देश सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों को उनके अनुरोध पर लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा अर्जित करने की प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करता है। लोकतंत्र के प्रकार। सबसे पहला मताधिकार किसको मिला? महिलाओं का। कौन से देश को? न्यूजीलैंड, 1983। लोकतंत्र के प्रकार दो वर्गों में विभाजित किया गया इसे। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सभी वयस्क लोग एक बड़ी सभा में अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनते हैं। सभी निर्णय एक सामान्य सभा के लिए जाते हैं, कानून पारित किए जाते हैं, नियुक्तियां की जाती हैं और सभा में करों का निर्धारण किया जाता है, जहां सभी नागरिक उपस्थित होते हैं और अपना मत देते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सभी वयस्क व्यक्ति गुप्त मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि प्रतिनिधि जो राज्यों के मामलों को देखता है मतदाताओं की इच्छा के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है, वे उसको अगले चुनाव में मतदान के द्वारा हटाने के अधिकार होते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र भारत, इंग्लैंड, यूएसए तथा फ्रांस में है। यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्टतः साधारण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे उन प्रस्तावित कानूनों या जनमत संग्रहों पर निर्णय करते हैं उन्हें जो नापसंद होते हैं। सार्वजनिक कार्यालयों में किसे प्रवेश करना है यह निश्चित करने के लिए मतदान करते हैं और उन सरकारी अधिकारियों को उनका कार्य स्मरण करवाते हैं जो अपना कार्य भली प्रकार नहीं करते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने निर्वाचक सदस्यों की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकारियों के एक छोटे समूह का प्रयोग करते हैं।
दोनों ही मामलों में नागरिकों का सहयोग सरकार की आधारशिला है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार विभिन्न प्रकार से चलती है। मतलब दोनों के अंदर जो सरकार चलाने की जो पद्धति है वो भिन्न भिन्न है, परंतु दोनों में ही एक समानता क्या है कि दोनों नागरिकों के द्वारा ही चालित है। लोकतांत्रिक सरकारों के प्रकार। राजनीतिक कार्यपालिका के विधायिका के साथ संबंधों के आधार पर सरकार को वर्गीकृत किया जाता है। यदि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है तो इसे मंत्रिमंडलीय प्रकार की या संसदीय प्रकार की सरकार कहते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तथा विधायिका में बहुत निकट के संबंध होते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। देश का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री तथा राज्यों में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक अविश्वास मत को पारित करके उनके पद से हटा सकती है यदि वे विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध चले या राज्य की सरकार चलाने में अकुशल साबित हो तो उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति के पास केवल संवैधानिक या नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति लोगों के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। कांग्रेस या संसद का राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं होता। राष्ट्रपति सरकार का मनोनीत तथा वास्तविक दोनों प्रकार का अध्यक्ष होता है। एकल प्रकार की सरकार। इस व्यवस्था में कुछ सामान्य मानकों के आधार पर केंद्र सरकार संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों में विभाजित करती है। ऐसा छोटे क्षेत्रों को उचित प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। प्रशासन निस्संदेह अधिक प्रभावशाली बना है जब से राज्य सरकार अस्तित्व में आई है। संविधान या राज्यपत्र जो देश को अस्तित्व में लाता है, राज्यों को विधानसभा रखने का अधिकार भी प्रदान करता है, जिसकी अपनी राजनीतिक पहुंच होती है। इस प्रणाली की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। राज्यों को केंद्र सरकार या संघीय सरकार से अलग होने की अनुमति नहीं है। राज्य कोई ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता है जो जननीतियों या संघीय या केंद्र सरकार के परस्पर विरोधी हो। राज्य की किसी विशेष नीति के बारे में वाद विवाद होने पर जो केंद्र सरकार द्वारा ग्रहण की गई हो, न्यायिक व्यवस्था का हस्तक्षेप अंतिम होगा। राज्य की विधानसभा संघीय या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकती। राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में सीमित हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून सभी राज्यों पर लागू होते हैं। संघीय प्रकार की सरकार। संघीय प्रकार की सरकार में दोनों प्रकार की सरकारों, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट होता है। संविधान कठोर तथा लिखित दोनों होता है। यदि समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर केंद्रीय कानून या राज्य के कानून के मध्य विवाद होता है तो केंद्रीय कानून लागू होगा। तो हमने लोकतंत्र में समझा, लोकतंत्र को जाना, कैसे कैसे लोकतंत्र कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर हमने देखा तानाशाही किसे कहते हैं, तानाशाह क्या होता है। फिर हमने लोकतंत्र का विकास देखा कि कैसे कहाँ से लोकतंत्र का विकास शुरू हुआ। सबसे पहले यूनान में लोकतंत्र आया, मध्यकाल में लोकतंत्र, फिर पुनर्जागरण आंदोलन आया, फिर इंग्लैंड में लोकतंत्र, उसके बाद अमेरिका की क्रांति, फिर फ्रांस की क्रांति। यहाँ तक तो लोकतंत्र को सिर्फ अभी समझा गया था। फिर लोकतंत्र का जो संविधान लिखा गया वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर लिखित रूप से उसे बनाया गया। उसके बाद क्या है, फ्रांस के अंदर उनकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति हुई, तब वहाँ पे भी लोकतंत्र को पारित किया गया। लोकतंत्र के संविधान के रूप में वहाँ पे भी मान्यता मिली। उसके बाद क्या है, फिर महिलाओं के मताधिकार के बारे में हमने समझा कि सबसे पहले मताधिकार महिलाओं का न्यूजीलैंड में शुरुआत हुई थी। महिलाओं की भागीदारी के बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार क्या है, सरकार,
प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष तौर पे है। फिर हमने ये समझा कि सरकार कितने प्रकार की होती है। तो हमने सरकार मूलतः 4 प्रकार के सरकारों के बारे में समझा। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। संसदीय प्रकार की सरकार, उसके बाद सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली, एकल प्रकार की सरकार और संघीय प्रकार की सरकार। ये हमने सरकार के बारे में समझा और जाना इस अध्याय में।